हेलो बच्चों, आज हम बायोलॉजी का महा एपिसोड चैप्टर नंबर 3 बायोलॉग 3 में आप लोग जानते होंगे मानव जनन अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। आज जो बच्चों लोगों का जितने भी क्लास 12th में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं उन सभी का एक लगता हुआ क्या कि हम कब लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, तो वो समय आ चुका है। बिना लेट किए हुए आगे की ओर चलते हैं। आप यदि हमसे रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं तो बेहतर कहते हैं क्या कि जितने भी टीचर्स उस सभी टीचर्स आपको हम बेहतर देने की कोशिश करेंगे और अच्छा तरीका से देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा और चलते हैं बिना लेट किए हुए। बाबू रुको मत, समय कभी सही नहीं होते हैं। रुको मत, समय कभी सही नहीं होते हैं। तो बाबू लोग रुकना नहीं है, कहा कि समय कभी आप लोगों का सही नहीं हुआ और किसी का भी समय सही नहीं होता। तो बिना लेट किए हुए चलते आगे की ओर। बाबू लोग लिखा गया है क्या कि मानव जनन लेसन नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। मानव जनन ह्यूमन मने होता है मानव और रिप्रोडक्शंस मने होता है जनन। क्या होते हैं? जनन। वहां लोग लिखा गया क्या रिप्रोडक्शन होते क्या? जनन। अपना लॉजिक में अपना लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? जनन मने होता है जन्म देना। नए नए बच्चों का नए नए जीवों को जन्म देना ही जनन कहलाता है। नए नए जीवों का जन्म देना ही क्या कहलाती है? जनन कहलाता है। तो वह लोग लिखा गया क्या कि जीवों के वह लक्षण माने ऑर्गेनिज्म का वह कैरेक्टर जिसके अंतर्गत अपने जैसे ही छोटे से संतानों को क्या देते हैं? जन्म देते हैं या उत्पत्ति करते हैं, उसी को जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। तो वह लोग जनन जीवों का वह लक्षण माने आपके अंदर वे लक्षण जिसके सहायता से आप किसी भी जीव को जन्म दे पाते हैं, उत्पत्ति कर पाते हैं, उसी को हम लोग जनन कहते हैं। वह लोग जनन से कुछ महत्वपूर्ण लाभ आपको निम्नलिखित है, ठीक है। आप देखो जनन से बहुत सारे कुछ ऐसा भी लाभ है, कुछ हानियां भी है, लेकिन हमको कुछ ही लाभ पढ़ना। कुछ लाभ भी होते हैं जनन से। सर कौन कौन कुछ ऐसा महत्वपूर्ण लाभ है जो लाभ होते हैं हम लोग से जनन से? तो वह लोग पहला लाभ है कि यहाँ आबादी में वृद्धि, इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन। क्या आबादी में वृद्धि होती है कैसे? तो वह लोग देखना क्या रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म की संख्या में क्या होते हैं? वृद्धि होती है। यदि कहने का मतलब क्या, यदि आप रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, यदि मानव जाति नहीं रिप्रोडक्शन कर पाता है या कोई भी जाति चाहे गाय भैंस बकरी, यदि मानव बकरी प्रजनन रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है तो बकरी की प्रजाति कुछ समय में खत्म हो जाएगी। यदि मानव जाति रिप्रोडक्शन करना छोड़ दे तो मानव एक दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वह लोग लिखा गया क्या कि आबादी में वृद्धि, इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशंस। इसका आंसर क्या होगा कि रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म की संख्या, जो वह लोग जनन से जीवों की संख्या में क्या होते हैं? वृद्धि। क्या होते हैं? वृद्धि होती है, जिससे जीवों की आबादी में क्या होते हैं? वृद्धि। यदि जीव रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसकी जो आबादी होगा, उसका जो जनसंख्या होगा, उस जनसंख्या में कभी वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो वह लोग यदि अपना आबादी में जनसंख्या में वृद्धि करना चाहते हैं तो आपका रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। तो पहला लाभ ये हो गया। दूसरा लाभ जातियों का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज। अपने जातियों को किस तरह से मेंटेनेंस रख पाते हैं, किस तरीके से आप अनुरक्षण कर पाते हैं, सुरक्षित रख पाते हैं। तो वह लोग आगे क्या है कि वह लोग रिप्रोडक्शन के द्वारा ही जीवों की एक पीढ़ी से, रिप्रोडक्शन के द्वारा जीवों की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को तैयार करते हैं। वह लोग यदि रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते तो हमारा अगली पीढ़ी लाइफ में कभी बढ़ ही नहीं पाता। तो वह लोग रिप्रोडक्शन के द्वारा हमारे अगली पीढ़ी का क्या होते हैं? फॉर्मेशन हो पाता है। यदि हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और यदि नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारी जाति एक दिन खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो वह लोग लिखा गया क्या कि जीवों का जातियों का अनुरक्षण, यदि वह लोग रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोडक्शन यदि हम करते हैं तो हमारा रिप्रोडक्शन हम लोग करते हैं तो हम लोग का जाति क्या रह पाते हैं? सुरक्षित रह पाते हैं। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में को तैयार करता है। रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? रिप्रोडक्शन के द्वारा जीवों की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को तैयार कर पाता है। यदि रिप्रोडक्शन नहीं करते तो हमारा अगला पीढ़ी तैयार नहीं होता, और जब अगला पीढ़ी तैयार नहीं होता बाबू लोग तो हमारा जाति बन ही नहीं पाता, और जब हमारा जाति बन नहीं पाता तो एक दिन हमारी जाति क्या हो जाते? विलुप्त हो जाते। क्या हो जाते? विलुप्त हो जाते, खत्म हो जाते।
तो बाबू लोग अगला लिखा गया है, तीसरा लाभ क्या है कि बाबू लोग जीवों का लाभकारी गुणों का वंश करते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ द यूजफुल ऑफ द कैरेक्टर्स, माने बाबू लोग जो यूजफुल वंशागति का, देखो लिखा गया क्या, जीवों के लाभकारी गुणों की वंशागति। वंशागति माने होता है कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो अच्छा गुण होती है, हमारे शरीर में एक अच्छा गुण है, ठीक है, एक अच्छा गुण है, और वो गुण यदि हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो रिप्रोडक्शन की सहायता से, युग्मकों की, हमारे स्पर्म की सहायता से वो गुण स्थानांतरित हो जाएगा संतानों में। बात तो समझ में आया कि बाबू लोग जीवों के लाभकारी गुणों का वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल ऑफ द कैरेक्टर्स। लिखा गया क्या कि जीवों के लाभकारी गुण, माने हम एक जीव हैं, हमारे अंदर कुछ गुण होगा लाभकारी, माने एक अच्छा गुण होगा, और वो गुण किसके द्वारा बाबू लोग, युग्मकों के द्वारा। सर युग्मक होते क्या, तो पुरुषों में युग्मक जो बनते हैं उसका नाम होता है स्पर्म, और स्त्रियों में जो युग्मक बनते हैं उससे नाम होता है ओवम। क्या नाम होती है, ओवम। तो लिखा गया क्या कि जीवों के लाभकारी गुणों की युग्मकों जैसे शुक्राणु और अंडाणुओं के द्वारा, शुक्राणु पुरुष में बनते हैं और अंडाणु स्त्रियों में बनते हैं। तो वह लोग शुक्राणुओं एवं अंडाणुओं के द्वारा जनकों से, माने उसके गार्जियन से, उसके पेरेंट्स से प्राप्त कर अगली पीढ़ी को संतानों में स्थानांतरित कर सकते हैं। बात सही है कि सर जीवों के जो लाभकारी गुण होते हैं ना, वो गुण युग्मक के द्वारा, यदि पुरुष है तो शुक्राणु के द्वारा, यदि स्त्री है तो अंडाणु के द्वारा, युग्मक के द्वारा उनके जनकों से, उनके गार्जियन से, उनके पेरेंट्स से, मान हमारे गार्जियन से, हमारे माता पिता वाला अच्छे गुण हमारे अंदर, उसके पिता के स्पर्म और माँ के ओवम से हमारे अंदर आया। बात समझ में आया, हाँ आया होगा कि सर जो आपके जो मम्मी होंगे, आपके पापा होंगे, तो उसके युग्मक जो होते हैं ना, वो युग्मक से, माने पापा के स्पर्म में, मम्मी के ओवम से ये जो हम तैयार हुए, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो गुण हमारे अंदर आ चुका है। तो बाबू लोग तो अच्छे गुण ही आप आते हैं, माने अच्छे गुण हमारे अंदर जो अच्छे गुण है वो गुण हमारे माता पिता से आए होंगे। तो बाबू लोग लिखा गया क्या, जीवों के लाभकारी गुणों की युग्मकों माने शुक्राणु अंडाणुओं के द्वारा जनकों से प्राप्त कर अगली पीढ़ी को संतानों में स्थानांतरित करते हैं, जिससे ये संतानें बाबू लोग अपने वातावरण से अधिक बेहतर तरीके से अनुकूलित हो जाते हैं। अनुकूलित माने उनके अनुसार ढल जाते हैं, माने पानी बरस रहा है, अनुकूलन, वातावरण के अनुसार अनुकूलन माने समझाते हैं, माने ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है, और ये गर्मी हमारे जो गर्जन गर्मी से रहना सीख गए, तो हम जन्म लिए तो हम भी तो गर्मी से रहना सीख गए, या हम गर्मी में रहना सीख गए तो हमारा जो संतान होगा वो भी गर्मी में रहना सीख जाएगा। यदि हम ठंडा में नहीं जी पाते उतना, तो हमारा संतान भी ठंडा में उतना नहीं जी पाएगा। बात एक रियलिटी है, ठीक है। तो मालूम इतना आप लोग की समझ में आ गया होगा क्या कि जीवों के जो लाभकारी गुण होते हैं सर, उनकी युग्मकों माने शुक्राणु और अंडाणुओं के द्वारा जनकों से प्राप्त कर अगली पीढ़ी के संतानों में, उनके आगे जो संतान जन्म लेगा उनमें स्थानांतरित करते हैं, जिससे इसके जो संतान होता है ना, वो वातावरण से अधिक बेहतर तरीके से अनुकूलित रह पाते। यदि हम ठंडा में अच्छा तरीका से रह पाते तो हमारी जो संतान होगा वो भी ठंडा में अच्छे तरीका से रहना सीख जाएगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। अब आगे देखते हैं मानव के लक्षण। सर मानव के कौन कौन सा लक्षण है, तो मानव के अप्रोक्स लगभग 5 लक्षण, ठीक है, रिप्रोडक्शन के अनुसार से 5 लक्षण, रिप्रोडक्शन के अनुसार से 5 लक्षण पढ़ेंगे। तो बोलो रिप्रोडक्शन के अनुसार से मानव की 5 लक्षण थी। मनुष्य एक लिंगी, मनुष्य कैसा जीव है बाबू, एक लिंगी जीव है। कैसा जीव है, एक लिंगी जीव। मनुष्य बाबू पहला पॉइंट, मनुष्य एक लिंगी जीव है, जिसके कारण एक लिंगी होने के कारण इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो पावलो मनुष्य एक लिंगी जीव है, और एक लिंगी जीव होने के कारण इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। दूसरा पॉइंट, ये कौन सा रिप्रोडक्शन करती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अर्थात लैंगिक जनन करता है। माने लैंगिक जनन कौन करता है, जिसमें एक लिंगी जीव है, हम एक लिंगी जीव है, हमारी पत्नी, हमारी वाइफ एक लिंगी है, तो हम लोग दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। और जेकरा अंदर दोनों मौजूद होता है, दोनों लिंग मौजूद होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी करेगा नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए मन एक टंगरी दूसरे टंगरी पर चढ़ाना चाहिए। अब आगे
स्तनधारी जीव। देखो, मनुष्य का लक्षण पहला तो मनुष्य एक लिंगी होती है, दूसरा बात ये सेक्सुअल, मनुष्य जो होते हैं मानव, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तीसरा, स्तनधारी जीव होने चाहिए। स्तनधारी, हाँ हम लोग स्तनधारी जीव हैं, हमारे ऊपर स्तन ग्रंथियां होती हैं, स्तन होते हैं, तो हम लोग मानव एक स्तनधारी जीव है, अर्थात हम लोग के अंदर स्तन ग्रंथियां। देखो, कोई भी जीव स्तनधारी जीव कब होगा, जब इसके अंदर स्तन ग्रंथि पाई जाती है, मेमोरी ग्लैंड्स होती है, मेमोरी ग्लैंड्स होती है। यदि जिसके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है वो स्तनधारी जीव कहलाता है। तो पुरुष के अंदर भी स्तन होते हैं, स्त्रियों के अंदर भी स्तन होते हैं, तो वो लोग, लेकिन स्त्रियों में स्तन थोड़ा ज्यादा डेवलपमेंट होता है, विकसित होता है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा उभरा हुआ रहता है स्त्रियों का। स्त्रियों के जो स्तन होते हैं वो थोड़ा इंक्रीज होता है, क्योंकि इसके अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, स्तन ग्रंथि को डेवलपमेंट होता है, पुरुष के अंदर डेवलपमेंट नहीं होती। अगला पॉइंट चौथा, मनुष्य जरायुज अर्थात सजीव प्रजनन है। हम लोग मनुष्य से डायरेक्ट बच्चों को पेट में रखते हैं, गर्भाशय के अंदर रखते हैं, और विकसित होने के बाद डायरेक्ट जीव को ही जन्म देते हैं, हम लोग अंडा नहीं देते। तो वो लोग ऐसा जीव को क्या कहते हैं, जरायुज। वैसा जीव जो डायरेक्ट अपने संतानों को उत्पत्ति करते हैं जीव के रूप में, जीव के रूप में जन्म देते हैं, कुछ महीना रखने के बाद, माने पेट के अंदर कुछ दिन रखा और डायरेक्ट जीव को जन्म दिया, उसी को हम लोग जरायुज या सजीव प्रजनक, इंग्लिश में बोला जाए तो वीवीपैरस कहते हैं। क्या कहते हैं, वीवीपैरस। अगला पॉइंट क्या, अंतःनिषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो बताओ, स्त्री है पुरुष है, दोनों सेक्स किया, तो हम लोग भेजा की योनि में डाले होंगे, सिस्टम को, पेनिस को, पाइप को। तो बताओ, अंदर जाके स्त्री के फाइलोपियन नलिका में जाके फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन। तो बताओ, स्त्रियों के फाइलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, तो बताओ शरीर के अंदर हुआ कि बाहर, अंदर। तो हम लोग एक अंतःनिषेचन करते हैं, सेक्स की और स्पर्म में जाके स्त्री के फाइलोपियन ट्यूब में जा गया, वहां पे अंडाणु आया हुआ, शुक्राणु निषेच गया, दोनों मिला, उसी को फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो हम लोग इतना लक्षण आपको समझ में आ गया होगा कि माना कि लगभग 5 लक्षण पढ़ेंगे। पहला, एक लिंगी जीव, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं। तीसरा, एक स्तनधारी जीव है, मैमेलियन ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसमें स्तन ग्रंथियां पाए जाते हैं। अगला बात, जरायुज जो होते हैं सजीव प्रजनक, माने वैसा जीव जो अपने बच्चों का जन्म जीव के रूप में देते हैं, इन्हें क्या अंडा उंडा देता है। अगला पॉइंट, इसके अंदर मानव के अंदर अंतःनिषेचन होता है। तो वालों की इतना समझ में आ चुका होगा। तीसरा लेसन की पहला लेक्चर था, तो वालों जनन माने आपको समझ में आ गया, वो रिप्रोडक्शन माने जनन जीवों के एक लक्षण बाबू, जिसके सहायता से अपने जैसे छोटे से संतानों को जन्म देते हैं, उत्पत्ति करते हैं। आगे जनन से 3 लाभ हम पढ़ाएं। एक होती है क्या, कि आपकी जनसंख्या में, आबादी में वृद्धि होगा। दूसरा, जाति का अनुरक्षण आपका होगा। क्या होगा, अनुरक्षण, मानिए जब आप रिप्रोडक्शन करेगा तो आपकी जाति कुछ दिनों तक सुरक्षित रहेगा। यदि रिप्रोडक्शन करना बंद कर देगा तो आपकी जाति नष्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। अगला बात, जीवों के लाभकारी गुण कौन सा करती है बाबू। यदि हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो रिप्रोडक्शन में हमारा गैमेट्स, हमारा गैमेट्स भाग लेते हैं, जैसे पुरुष का स्पर्मी और स्त्रियों को ओवम भाग लेते हैं। तो स्त्री को जो ओवम उत्पन्न हुआ ओवरी से, और पुरुष का जो स्पर्म उत्पन्न हुआ टेस्टिस माने वृषण से, लड़का के वृषण से बाबू लोग स्पर्म उत्पन्न होते हैं, और लड़कियों के ओवरी से अंडाणु। सर वो अंडाणु में उसके गुण स्थानांतरित हो गया और लड़का में स्पर्म में, तो हम लोग के स्पर्म में गुण चला जाता है, स्पर्म में, और स्त्रियों को ओवम में, ये दोनों मिलेगा तो एक संतान उत्पन्न होगा। एक दोनों नया क्वालिटी का, दोनों का लाभकारी गुणों से मिलकर एक बच्चा तैयार हो गया। तो मान लो कह सकते हैं क्या, कि जीवों के लाभकारी गुणों का वंश गति, मानी जो हमारे अच्छे गुण होते हैं वो हमारे संतानों में युग्मकों के द्वारा चला जाता है। ठीक है, तो लिखा गया कि जीवों के लाभकारी गुणों को युग्मकों, शुक्राणु, अंडाणुओं के द्वारा जनकों से प्राप्त अगली पीढ़ी के संतानों में स्थानांतरित करते हैं, जिससे ये संतान वातावरण के से अधिक बेहतर तरीके से अनुकूलित होगा। माने हम जो मौसम हम रहना सीख जाएंगे, वो मौसम में ठीक से वो भी रहना सीख जाएगा। तो बाबू लोग आपके इतना समझ में आ गया होगा। तो बाबू लोग क्या, कि रुको मत कभी खाए, कि बाबू लोग समय सही नहीं होते, आपके लाइफ में कभी भी समय सही नहीं होगा, इसलिए कभी रुकना नहीं। हम लोग जानते हैं कि रुकने से और समय खराबी हो जाती है, और काम करने से समय और बेहतर हो जाती है। अगला बात क्या, मुझे लगता है कि मैं जितना कठिन काम करता हूँ, हम लोग का लगता है क्या, मुझे लगता है क्या, कि मैं जितना कठिन काम करता हूँ उतना हमारे भाग्य और ज्यादा काम करता है। नहीं होता है कहते किसी का भाग्य ज्यादा करता है, किसी कम नहीं। जितना ज्यादा हम मेहनत करते हैं उतना ही ज्यादा हमारा भाग्य भविष्य काम करता है।
तो जितना मुझे कठिन काम करने में अच्छा लगता है ना मन, उतना ही छोटे मोटे काम में। तो जितना से जितना आप कठिन कामों को, पढ़ाई को मुश्किल को बनाए रखिए। पढ़ाई को मुश्किल बनाओ, ये जो कर लेता है ना वो हर चीज में, हर क्षेत्र में वो सक्सेस प्राप्त कर सकता है। तो पढ़ाई एक ऐसा क्षेत्र है जो आप काम कर रहे हैं, इस काम को, इस कठिन काम को आपको ही करना है। यदि आप करते हैं तो आप एक क्षेत्र में एक दिन ट्वेल्थ के बाद जो भी क्षेत्र में जाइए वो अच्छा बेहतर होगा। तभी धैर्य रख के पढ़ना होगा। तो जय हिंद, जय भारत।